पढ़ लेते हैं, चलो क्यों पढ़ लें सॉलिड और लिक्विड, फिर कर लेना इसके बाद। फॉर्मूले सारे पता होंगे, अभी तक के फॉर्मूले सारे पता है ना, ग्रेविटेशन तक याद है, याद होने चाहिए। हाँ हाँ याद होने चाहिए, चलो कोई बात नहीं, एक काम करूँगा फॉर्मूला एक शीट में। हाँ ये जो बुकलेट थी इसमें नहीं थे ना सारे फॉर्मूले? नहीं वो मैंने खोली भी नहीं था, उसमें बहुत वो सब रखा था छोटे छोटे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बना दूंगा एक। चलो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? फोर्स पर कौन सा फोर्स? अच्छा चेंज ऑफ लेंथ। रिस्टोरिंग। क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स? जो कि उसको वो खिंचाव ला दिया। जो फोर्स है, कितना खींच रहा है उसमें, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके मॉलिक्यूल्स को खींचने के लिए या दबाने के लिए, ठीक है। कौन सी फोर्स होगी? जैसे मान लो कि एक रॉड है और इस पे तुम फोर्स लगा के इसको इधर ले जा रहे हो, रॉड उधर जा रही है, ठीक है, तो बताओ कौन सी फोर्स? रिस्टोरिंग टेंशन। बस रॉड में कौन सी फोर्स लगेगी? एफ लगेगी? नहीं, क्या लगेगी? टेंशन। टेंशन होगी। तो टेंशन ही क्या है? फोर्स। बस। और जैसे कि मान लो कि ऐसा कुछ है, अब यहाँ पे कुछ है मैंने हमको, ठीक है, कौन सी फोर्स लगेगी इसमें? हाँ रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन है, तो टेंशन निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक। तो मान लो कि रॉड लटकी हुई है, अब बताओ कौन सी फोर्स लगेगी? रिस्टोरिंग कौन सी होगी? टेंशन। टेंशन ही होगी। और वो किसके बराबर होगी? ग्रेविटी। देखो कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, टेंशन हर पॉइंट अलग अलग। अगर मास ठीक है, मान लो कि ऐसे बहुत सारे लड़के लटके हुए हैं, एक लड़का है लटका, उसके टांग पकड़ के दूसरा लड़का, फिर ऐसे बहुत सारे लड़के लटके हुए हैं, सबसे ज्यादा जोर किसमें पड़ेगा? ऊपर वाले। तो टेंशन कहाँ ज्यादा होगी सबसे? तो वैसे ही सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल है एटम, उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उस पर टेंशन ज्यादा, और वो निकालने के अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तरीके क्या होते हैं? नॉर्मल सी बात है, न्यूटन लॉ लगाना है, इस पे उतनी और F = ma। हाँ ठीक है, कहीं पे भी तुमको टेंशन निकालनी हो, मान लो कि यूनिफॉर्म रॉड है, कहीं पे भी निकालनी हो तो क्या करो, ऊपर टेंशन नीचे एनर्जी अलग अलग कर लो, ऊपर वाला पार्ट अलग, और छोटी सी एक धागा ले लो, वो धागे में कोई मास नहीं, उस धागे में जो टेंशन होगी वही टेंशन इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगी। तो ये धागा ऐसे कर लो, ऐसे तो टुकड़े जब भी तुम्हें निकालनी हो ना, जैसे मान लो कोई रॉड है, कोई मास है, कुछ है, यूनिफॉर्म मास फैला हुआ है, उसको खींच के ले जा रहे हो तो फोर्स लग रहा है, तो कहीं बीच में टेंशन निकालनी हो तो क्या करो, उसके दो टुकड़े करके बीच में धागा बांध दो छोटा सा, तो उस धागे में जो टेंशन होगी वही टेंशन यहाँ पर भी होगी, ठीक है कि नहीं? ऐसे निकालना है। और उसके बाद तुम्हें नॉर्मल है, न्यूटन लॉ लगाओ, इसके ऊपर टेंशन यहाँ पे टी ऊपर और ऊपर वाले पे टी नीचे, क्यों? हाँ ओके, ये हो गया स्ट्रेस वर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर भी तो यही होता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन निकालना तो आता है ना सबका? हाँ ठीक है। अब दूसरी एक और चीज हो गई, स्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं, कौन से? नॉर्मल और टू लॉन्गिट्यूड नॉर्मल और टेंशन जो भी था शियर नॉर्मल बोलो, लॉन्गिट्यूडनल बोलो। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो धागा है या कुछ है, उसको लेंथ के अलॉन्ग ही खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, उसकी लेंथ के अलॉन्ग ही फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे फोर्स लग गया ऐसे, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? नॉर्मल। हाँ मतलब वो सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? रिस्टोरिंग है, ये F के बराबर भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब दूसरा टाइप का फोर्स स्ट्रेस क्या होता है? शियर या फिर टेंजेंशियल। हाँ दूसरे टाइप का स्ट्रेस। तो क्या होता है ये फॉर्मूला क्या होता है इसका?
ताऊ इज इक्वल टू ये भी फोर्स अपॉन एरिया, अगेन रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया पे लग रहा हो। अच्छा एरिया क्या चीज है, कौन सा एरिया जहां पे फोर्स लग रहा है, ये वाला एरिया, ये समझ गए, जैसे इसको खींचूं मैं, दबाऊं या फिर कुछ भी करूं, तो ये जो एरिया है यहाँ पे मतलब फोर्स की जगह पकड़ लो खींच लो उसे। हाँ ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लो तुमने फोर्स लगाया और तुमने इसके अंदर देखना ना, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही तो स्ट्रेस पैदा करेगा। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, देखो ये रे, इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल ये हैं, इनके बीच में खिंचाव नहीं आ जाएगा, खिंचाव। तो कितने एरिया पे खिंचाव आ रहा है, जो उसके अंदर है भाई ये वाला एरिया, तो वो एरिया अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, इसलिए स्ट्रेस अलग अलग भी हो सकता है। अगर फोर्स सेम भी है स्ट्रेस अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी वही है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, वही एरिया जिस पे लग रहा है। लेकिन एक डिफरेंस इसमें ये है कि ये फोर्स कैसा लगता है, ये फोर्स तो नॉर्मल लगता है एरिया के, और ये वाला फोर्स टेंजेंशियल। तो अगर तुम ऐसा उसको धक्का मारोगे ना, तो टेढ़ा हो जाएगा वो, हाँ ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, और उसमें खिंचाव आ जाएगा। ठीक है। तो उस केस में शियर स्ट्रेस आता है। शियर का मतलब ये होगा कि जब तुमने इसको धक्का मारा ना, तो जो लेयर्स के बीच में क्या लगेगा, मान लो कि दो लेयर है, फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे के रिलेटिव कहाँ जाने की कोशिश करेंगी, आगे। अच्छा तुम खींचोगे तो एक दूसरे के रिलेटिव ऐसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, हाँ। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। ये हो गया टेंजेंशियल। और जब तुम ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये खिसकने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे बहुत सारी किताबें रखी हैं और तुम पूरी किताबों पर धक्का मारो तो किताबें ऐसे खिसकने की कोशिश करेंगी ना, वही, ठीक है। हाँ तो इसकी यूनिट भी वही होती है, सेम कहानी होगी। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन भी दो तरीके के हैं, कौन सा, नॉर्मल। स्ट्रेन मतलब किसी भी चीज पे हम स्ट्रेस लगाएंगे तो वो लंबा छोटा हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, शेप चेंज होते ही क्या आ जाएगा उसमें, स्ट्रेन। शेप चेंज मतलब स्ट्रेन क्या होता है, जैसे स्ट्रेन मतलब खिंचाव, खिंचाव, री ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस तो दबाव या वही खिंचाव होता है। स्ट्रेन का मतलब खींच के लंबा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा, अच्छा ठीक है। और स्ट्रेस बस उसमें लगी फोर्स, खिंचाव है, जैसे कि नसें खींच जाती है ना, हाँ उसमें एक अकड़न आ जाती है, हाँ। वो, ठीक है। तो नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ठीक है। ये क्या होता है, ई, इसको बोलते हैं ई। ये कब आएगा, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा तभी आएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, अब देखो ये इस वाले केस में खींचोगे तो क्या होगा, लंबा हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मान लो यहाँ पहुंच गया, ये डेल्टा एल लंबा हो गया, और इसकी लेंथ ओरिजिनल क्या थी, एल थी, तो ये डेल्टा एल बाय एल, ठीक है कि नहीं, हाँ डेल्टा एल बाय एल। अब ठीक है, एक और दूसरा टाइप का स्ट्रेन कौन सा होता है, शियर या फिर टेंजेंशियल। हाँ वो तब आएगा जब ये वाला शियर स्ट्रेस लगेगा, तो उसको ऐसे दिखाते हैं गामा से, क्या होता है ये, एक्स वाई एल। हाँ तो देखो इसको, ये मान लो कि तुमने इसको फोर्स लगाया और थोड़ा सा ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ये ज्यादा दिखा रहा हूँ मैं, इतना होता नहीं है, ठीक है। मान लो ऐसा टेढ़ा हो गया, तो ये जो फेस इसका नीचे वाला एरिया खिसक गया, कितना खिसका, ये एक्स है, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल। और अगर ये कम खिसका, बहुत कम, मान लो कि इतनी लंबी रॉड है 1 मीटर की, और तुमने फोर्स लगाया और आगे खिसका वो कितना, 1 मिलीमीटर, तो कितना ही है, थोड़ा सा है ना, तो ये 1 मिलीमीटर, वैसे लोहे की रॉड होगी तो कितना आगे चली जाएगी, ज्यादा तो जाएगी ना, तो फिर वही एक्स आगे चला गया। तो आमतौर पे ये जो स्ट्रेन होता है, ये एंगल होता है, एंगल, इस एंगल को ही कितना टेढ़ा हुआ, वो एंगल ही क्या है, स्ट्रेन है, एंगल है स्ट्रेन, ठीक है। तो एंगल को ऐसे लिख सकते हैं कि ये एंगल छोटा है, अगर ये एक्स से छोटा है तो एंगल भी छोटा हो जाएगा, तो उसको बोल सकते हैं tan थीटा के बराबर, एंगल छोटा है तो sin थीटा का एक्स बराबर होगा, तो क्या बोल सकते हैं, x बाय एल, हाँ x बाय एल। x क्या है, जितना फेस आगे खिसक गया, और लेंथ तो जितनी वो लेंथ है वहां से लेके नीचे तक। आगे बात समझ में, स्ट्रेस स्ट्रेन की, और क्या है,
हटा दो उसको, बोलो। हाँ भैया हाँ फॉर्मूले वैसे दिए छोटे छोटे। एक सवाल तो इससे मिलेगा ही तुमको, मिला था स्लो से मेरे पास यंग्स मॉडुलस, ये इस चैप्टर से। हाँ नेक्स्ट पहले मेरे अरे इतना छोटा चैप्टर है ये, और इससे कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं एक ही पेपर में। मेरे में एक था मेरी शिफ्ट में, तो एक तो आना ही है मेरी ना। शिफ्ट में 2 थे। तुम ये समझो कि यार एक तो नहीं 4 नंबर तो है। एक तो आना ही है, इतना छोटा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर ये है, और एक सवाल आना है। 4 नंबर लेके जाए। अब तुम सोचो रोटेशन कितना बड़ा चैप्टर है, हाँ और उससे भी एक सवाल आना है। क्यों? इससे 2 भी आ सकते हैं। इससे 2 भी आ सकते हैं, वैसे 2 तो उससे भी आ सकते हैं, लेकिन फायदा किसमें है? छोटे चैप्टर में एक क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से करने में वही सही और बड़े चैप्टर में एक ही आ रहा है, पॉसिबिलिटी एक ही की है, तो वही ये करना बहुत सही है। और फॉर्मूला लगाना है यार कुछ नहीं करना, हाँ। सीधा डायरेक्ट। कुल मिला के ये चैप्टर आफ्टर का खेल छोड़ो, हर जगह से क्वेश्चन आना, और सब इजी है यार, सीबीएसई सारे क्वेश्चन कर लो। मैं तो कह रहा हूँ 100 नंबर भी आ जाएंगे, एक क्वेश्चन छोड़ दो, चलो 96 क्वेश्चन नंबर आ सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। एक तो हो गई 80 नंबर से कम आ गए तो बेकार है, ये समझ लो। मैथ्स में तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि ठीक है कम आएंगे, कोई 40-50 नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें तो 80 नंबर ऐसे ही है, कम से कम 180 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं, 150 तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पता क्या चीज है, इन पेपरों में मैंने देखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हाँ सर स्टेटमेंट मैंने बोला था स्टेटमेंट। तो जैसे कि स्टेटमेंट के लिए ना थ्योरी पता होनी चाहिए, हाँ सर वही थ्योरी होता है मुझे। सारी चीजें पता होनी Theory चाहिए, पता तो इसीलिए मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। देखो हाँ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेट लेकिन कब तक? एक ब्रेकिंग पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक। जब तक मटेरियल अपने इलास्टिक रेंज के अंदर है तब तक ये लॉ लगेगा, वरना उसके बाहर नहीं लगेगा। जैसे मान लो स्प्रिंग है, तुमने खींचा, छोड़ दिया, वापस चला गया, तो ज्यादा खींच दिया तो वैसे ले जाएगी, कुछ हद तक वापस आएगी, पूरी नहीं आएगी, वापस नहीं आएगा वो। अरे तुमने पेन की स्पिन पड़ गई, खींच दी, वापस चली जाएगी क्या अपने आप? ज्यादा खींची तो फिर नहीं नहीं आएगी। जाएगी ना। तो ज्यादा खींचने का मतलब क्या हुआ, तुम इलास्टिक रेंज के कहाँ चले बाहर गए? बाहर चले गए, बाहर चले गए। इलास्टिक रेंज के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, और उसको बोल सकते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको या दोनों पे लगेगा फार्मूला, एक बार लग जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस पे, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, और या तो दूसरे में टाउ प्रोपोर्शनल टू गामा, और इसमें फॉर्मूला लगा लो इसको। हाँ ये हटा के क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस वाई ई, और ये होती है प्रॉपर्टी। ये किस पे डिपेंड करती है बताओ? मटेरियल और किसी चीज पे, क्योंकि इसका ये भी स्टेटमेंट में आया था एक। हाँ हाँ बताओ। टेम्परेचर इसका वो क्या था? हाँ हाँ टेम्परेचर। हाँ गर्म कर देंगे तो लोहा सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट देखो मैं बता दूं, एक लोहा ये रहा, एक लोहा ये रहा, दो आइडेंटिकल लोहे रहे, दोनों पे फोर्स लगाओ तो दोनों बराबर खींचेंगे, लेकिन एक गर्म हुआ तो ज्यादा खींच जाएगा, ज्यादा खींच जाएगा। इसका मतलब फोर्स तो उतना ही है। हाँ डिपेंडेंट है। हाँ फोर्स तो उतना ही लगाया तुमने। हाँ। स्ट्रेन क्या हो गया, गर्म वाले में ज्यादा हो गया तो वाई क्या हो जाएगा, तो कम। कम हो जाएगा। वाई ऐसे प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, लेकिन वो सब किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर जैसे डेंसिटी है, पानी इतना सा ले लो, इतना सा ले लो, कितना भी ले लो, डेंसिटी सेम है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया तो डेंसिटी भी। चेंज हो जाएगी। जब हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, वो एक फिक्स टेम्परेचर में बात करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर, ये सब चीजें चेंज हो गई तो वो चेंज हो जाएगी। मटेरियल की हाँ प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। लेकिन कंडीशन सेम हो जाए। हाँ मतलब जो यंग मॉडुलस है वो एक्चुअली इन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा मत बोलो कि ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए वाई ज्यादा कम हो गया। इन पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? टेम्परेचर या फिर मटेरियल चेंज, तो वो तो चेंज ही हो गया, छोड़ो। टेम्परेचर भी चेंज हो गया तो हो जाएगा काम। अब ऐसे ही टाउ इज इक्वल टू वाई जी जी ले लो, ईटा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। जी गामा, जी क्या चीज है? बाई मॉडुलस नहीं शेयर शियर मॉडुलस शियर शियर शियर। अरे कहाँ से आए? शियर से तो आया है।
ठीक है फॉर्मूला किस पे लग रहा है? शियर, नॉर्मल शियर, हाँ, shear tangent. सॉरी शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, Yes. रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, ये जाएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा फोर्स अपॉन एरिया। अभी याद रखना है फोर्स स्टोरिंग फोर्स है और एरिया वही है जहाँ पे हाँ, एरिया वही, जहाँ पे फोर्स लगा इज इक्वल टू वाई वही। डेल्टा एल बाय एल। ठीक है कि नहीं? और ऐसे इसमें लगा सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया गेन जी, तो वैसे ही रहेगा एक्स बाय एल। ये बात है। और ये फॉर्मूला पता है क्या चीज है? कब लगेंगे फॉर्मूले सब? एक तो जब हुक्स लॉ वैलिड हो, इलास्टिक लिमिट में। हाँ इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। हाँ। दूसरा तब लगेंगे जब लेंथ के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। मान लो लोहे की तार है, छोटा सा। ठीक है, लोहे की तार, अब तुमने इसको इस पे लटका दिया, कोई वजन लटका दिया 1 किलो, कितना लंबा होगा? कुछ नहीं होगा, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ के सामने कुछ नहीं है, 1 मिनट से कम मतलब। तो डेल्टा छोटा है ना। अब अगर तुमने लटका दिया 100 किलो और ये हो गई इतनी लंबी, हो जाती है, हाँ, पतली भी हो जाएगी, तब लगेंगे तब एरिया बदल जाएगा, तब नहीं होता है। तब उसके अपनी इलास्टिक लिमिट के भारी चला जाएगा। डेल्टा बदल जाएगा उसका। नहीं हाँ। वो भी डेल्टा भी बदल जाएगा। डेल्टा एल भी बदल, सब कुछ बदल जाएगा और वाई अपने चला जाएगा। इलास्टिक लिमिट के बाहर चला जाएगा। अच्छा हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन बोलते हैं हुक्स लॉ वैलिड है तो तब भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है ठीक थोड़ा सा। ओके, अब क्योंकि मैं ऐसा मतलब देखो, क्योंकि डेल्टा एल होता क्या है कि चेंज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। ठीक है, तो ये छोटा होता है ना, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जब लोहा स्टील इनके केस में ये बहुत छोटा होता है, तो उसी में लगेगा ये। ठीक है, लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। हो गया, समझ में आया? हाँ, इसके बाद कौन सा टॉपिक था? एनर्जी। एनर्जी तो ठीक है, देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम पहले वो निकालेंगे। देखो जैसे कि एक वायर है, उस पर मास लटका है, छोड़ दिया तो वापस चला गया, तो ये किसकी तरह लग रहा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह दिख नहीं रहा स्प्रिंग, लेकिन हाँ। एक्ट कर रहा है उसकी तरह ना। तो मास हटाया तो वापस गया, लगा दिया तो खिंच गया, स्प्रिंग है। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो हर वायर हो गई तो स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगी, तो फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो होगा, के तो वो निकालते पहले वो। अगर ये स्प्रिंग है तो इसको हम फॉलो करेंगे ना। F equal to kx। हाँ ये F क्या चीज है? फोर्स। हाँ, कोई भी Yes, स्प्रिंग है लेंथ और X क्या है? चेंज इन। मान लो तुमने इस पे फोर्स लगाया Delta और ये खिंच गया, ऐसा हो गया, एक्सिस के अंदर इलोंगेशन आ गया। ठीक है, मान लो कुछ आ गया, F लगाया तो X आ गया। तो ये फॉर्मूला यही हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ यही है। तो हुक्स लॉ एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो वहां चला गया। मतलब स्प्रिंग के केस में उसने बोला कि यार है क्या ये, यही तो चीज है। अब देखो कैसे इसको कंपेयर करते हैं। देखो जरा, F को इधर रहने दो, बाकी सब कुछ ले लो। F इज इक्वल टू वाई ए बाय एल इनटू डेल्टा एल। ये डेल्टा एल क्या चीज है? चेंज इन ना, चेंज इन एक्स। इलोंगेशन ही तो हो गया, हाँ। तो वही और ये क्या हो गया? और ये बच गई, बाकी हो गया हो गया। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वायर या रॉड, कुछ भी बोलो, वाई ए बाय एल। के अब एनर्जी भी निकाल लेंगे। एनर्जी का स्टोर कितनी होती है स्प्रिंग में? k square by 2। हाफ के x2। हाँ, हाफ द स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू एनर्जी स्टोर का W बोल दो, तो W इज इक्वल टू हाफ के हो गया वाई ए बाय एल इनटू x square। डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब इसको प्लस हो गया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे? L मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, वॉल्यूम के ऊपर नीचे स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने की वजह से ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 3-4 बार लिख दूंगा तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद करना हाफ के x स्क्वायर और k याद करना है वाई ए बाय एल। हो गया। ठीक है, तो वाई ए नीचे L मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी L मल्टीप्लाई, सही है कि नहीं? और डेल्टा L स्क्वायर, ये डेल्टा L बाय क्या चीज है? स्ट्रेन। स्ट्रेन हो गया ना। हाँ, और ये AL क्या चीज है? स्ट्रेस। वॉल्यूम। वॉल्यूम एयर। हाँ। तो उसको बोलेंगे हाफ वाई
स्ट्रेन का स्क्वायर और वॉल्यूम, ठीक। और y इंटू ई क्या चीज है? स्ट्रेन स्ट्रेस। स्ट्रेस y इंटू ई, तो ई स्क्वायर को ई इंटू ई लिख लो और y इंटू ई क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ सिग्मा ई, सिग्मा ई इंटू वॉल्यूम। हो गया काम खत्म। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी होती है एक चीज। डेंसिटी जब भी आ जाए तो क्या हो जाए, क्या कर देंगे? वॉल्यूम से डिवाइड, क्योंकि एनर्जी कहाँ फैली हुई है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में। तो उसको क्या बोले, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम। तो इसे वॉल्यूम से डिवाइड करते क्या आ जाएगा? हाफ इंटू सिग्मा ई। बात समझ आ गई? भैया उसको एप्सिलॉन बोलेंगे ना, अगर हम ठीक से देखें तो उसे एप्सिलॉन तो बोलेंगे ही। हाँ बोल सकते हैं। मुझे बोलो क्या है? पर बोला तो एप्सिलॉन जाएगा ना, अगर मैंने गूगल में डाल दूं गूगल वही पड़ेगा ना। ये इसी में होगा। ठीक है, ये हो गया। आज सिर्फ हम यही पढ़ेंगे यार, लिक्विड नहीं पढ़वाएंगे, सिर्फ ये। बाकी नेक्स्ट क्लास में छोड़। इसके आगे कुछ है? स्ट्रेस का कर्व वगैरह है अभी है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा। हाँ तो बल्क मॉडुलस भी है। बल्क मॉडल थ्योरी स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट आए क्वेश्चन सर, मेरे 5-6 क्वेश्चन थे सर हर पेपर में है। हर पेपर में कम से कम एक तो है, कभी कभी दो भी है। मेरे तो 5 है। और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस। तो देखो स्प्रिंग की तरह तो बिहेव करेगा वो, शुरू में तो स्प्रिंग की तरह ही करेगा आराम से, छोड़ोगे तो वापस चला जाएगा, छोड़ोगे तो वापस आएगा। तो इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा? फॉर स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर, क्योंकि y तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलास्टिक लिमिट के बाहर जाना शुरू कर देगा। तो ये वही पॉइंट है, इसको बोलेंगे, ये ऐसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब ये वो पॉइंट है जहां तक सिग्मा और स्ट्रेन बराबर प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल। हाँ, अब उसके बाद फिर ये क्या होने लग जाएगा? प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा। हाँ थोड़ा कर्व होने लग जाएगा, कर्व। फिर एक पॉइंट आएगा जहां के बाद ये वापस नहीं जाने वाला, जहां के बाहर ले जाएंगे तो वापस नहीं जाएगा। ये वो पॉइंट है जहां तक फॉर्मूला लग रहा है, और ये वो पॉइंट है जिसके बाद अगर तुम चलेगा तो वापस नहीं आएगा। वापस तो यहाँ तक भी आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि कर्व आ गया ना। मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है, थोड़ा बहुत वैसा होगा जैसे सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई की पावर 0.9, ऐसा कुछ होने लग जाएगा, कुछ पावर में आ जाएगी। तो उसको सब छोड़ो, प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियरली नहीं है। तो ये वो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट बोल दो, या फिर यील्ड पॉइंट। किसी में ये दोनों पॉइंट थोड़े अलग भी होते हैं, उसको छोड़ो, ज्यादा क्लोज ही है। ये वैसे दोनों पॉइंट बहुत क्लोज रहते हैं, तंदूर बना रहता है। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आने वाला। मतलब अगर तुम यहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा, यहाँ पे हाँ जहाँ पे भी छोड़ दोगे वापस आ जाएगा। और ये वो पॉइंट है जहां तक फॉर्मूला लग रहा है। फिर उसके बाद आगे ले जाओगे तो वापस नहीं आएगा, फिर तो ऐसे होने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है? स्ट्रेस बढ़ रहा है और ये और झुक रहा है। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद वो फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्यों आ गया? स्ट्रेस कम हो गया, क्योंकि अब वो क्या होने लग जाएगा ना, प्रॉपर्टी नहीं, अब उसके अंदर डिफॉर्मेशन ऐसा आ गया, एरिया चेंज हो रहा है। जैसे तुम उसको खींचते चले जाओ तो बीच में नेकिंग हो जाती है, वो पतला हो जाता है। हाँ पतला हो जाएगा। ऐसे वो सब जगह से इक्वल हो जाता है। जैसा आपने दिखाया कि अगर हमने कील को खींच के मोटा करने लगे तो वो कुछ देर तक सब जगह से इक्वल रहेगा, मतलब यूनिफॉर्मली होगा। फिर बाद में जाके बीच से पतला हो जाएगा। हाँ, अल्टीमेट
टेंसाइल स्ट्रेस और ये फ्रैक्चर पॉइंट है। मतलब यहाँ पे टूट जाएगा वो। अब देखो कि जिसका कर्व ये लंबा है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ तक क्या हो रहा है, स्ट्रेन, मतलब उसको तुम खींच रहे हो लंबा होता जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे जाके टूट रहा है। तो जिसका कर्व ये लंबा, ये पॉइंट अगर दूर से दूर लंबा है तो क्या बोलेंगे उसको, ज्यादा झेल सकता है, ज्यादा नहीं। और क्या बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल। डक्टिलिटी। डक्टाइल मतलब एक खींचरा टूट नहीं रहा। तो जिसका कर्व लंबा है इसका मतलब बहुत देर में टूट रहा है, डक्टिलिटी ज्यादा हो गई। और जो जिसका कर्व छोटा है, मान लो यहीं पे खत्म हो गया, डक्टाइल नहीं है, तो क्या होगा फिर, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। जैसे ब्रश का वो कौन सा, लोहा वगैरह जो ब्रश के वो नहीं होते, क्या, जो हमारे टूथ ब्रश होते हैं उनको ज्यादा मोटे टूट जाते हैं वो जल्दी। नहीं वो तो फिर भी सूख जाता है। चौक ले लो, चॉप चौक को मुड़ेगी नहीं वो। हाँ जैसे ईंट हो गई, ईंट को ऊपर से गिराओ तो सीधा क्रैक पड़ता है। कांच है, कांच पे कुछ मारो तो सीधा क्रैक पड़ेगा, लोहे पे मारो तो दब जाएगा, तो वो डक्टाइल है लोहा। जैसे गाड़ी का जो बोनेट है वो क्या होता है, लोहे का तो डक्टाइल, और कांच तो नॉन डक्टाइल। ब्रिटल। भाई ब्रिटल तो ये भी है, आपने कट किया कौन सा ये जो घोड़े हैं, हाँ बने तो ये भी वैसे आप लोग पत्थर के बने हैं, तो ये मोड़े कैसे हो गए? अरे यार तो कटिंग हो गई ना उसकी, वो मोड़ के थोड़ी किया कि थोड़ा मोड़ के रख देता हूँ। आपने बोला था मोड़े के हो रहे हैं, मोड़ के मैंने कहा बोल, पत्थर के हैं ये, मैं वो बता रहा था। पत्थर के काट के, अच्छा काट के घिस के नहीं बना सकते क्या? हाँ। पत्थर की बॉलें बनती है, हाँ कैसे बनती है, घिस के बनती है यार। आज ऐसा थोड़ी है कि कुछ पत्थर का कुछ चूरा ले लिया, उसको बॉल के उसमें डाल दिया। जैसे मूर्ति वगैरह भी बनती है, ये तो जैसे टाइल है, टाइल का हथौड़ा मार के तो शेप थोड़ी दे दूंगा। क्यों, टाइल कैसी है, ब्रिटल ही तो हो गई, क्योंकि इसमें सीधा क्रैक पड़ता है। तुमने देखा चलते चलते भी क्रैक पड़ जाते हैं, फट आवाज आती है, क्रैक पड़ जाता है टाइल में। ये कहानी है, ठीक है। अब क्या बोला था, हाँ ब्रिटल डक्टिलिटी हो गई। और ये जो एंगल है ये क्या बताता, अरे ये सिग्मा और ई का स्लोप यार उसका क्या होगा, स्लोप यंग मॉडल बस सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई, फाइव हो गया स्लोप ही हो गया ना, यंग मॉडुलस स्लोप हो गया तो tan थीटा। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका ये उसके वाई इलास्टिसिटी ज्यादा। तो इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी होती है, जिसका यंग मॉडल ज्यादा। हाँ लेकिन अगर ऐसे बोलते रबड़ स्टील, किसकी इलास्टिसिटी होगी, स्टील की। हाँ क्यों, स्टील की रबड़ किसकी होगी बताओ, 11वीं बस मैं क्या होता है रबड़ की। अरे देखो मैं बताता देखो, ये फॉर्मूले पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, ये तो है ना। अब तुमने क्या किया, रबड़ की बॉल ले ली, लोहे की बॉल ले ली, दोनों हाथों में रखी और दोनों हाथों से बराबर फोर्स से दबाया, फोर्स बराबर लग रहा है, एरिया भी सेम ही ले लो, सेम लेंथ भी सेम होगी, डायमीटर वगैरह। किसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा ज्यादा, रबड़ के, रबड़ में आएगा ना ज्यादा, रबड़ ज्यादा, तो डेल्टा किसका ज्यादा होगा, रबड़ का, और वाई किसका होगा, रबड़ का वाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो बोलने पे तो ऐसा लगता है ना कि रबड़ है, इलास्टिक है, सोसाइटी में ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ वो इसलिए बोलते हैं, उनको पता नहीं है, नहीं तो पता है क्या, नहीं तभी मुझे दिक्कत वो ज्यादा सर वो हो रही ना, क्या मतलब दब रही ना, तो वो आग लगा लिया आपने, दब नहीं तो पता है क्या, मैं बताता हूँ, कहने को तो पत्थर भी इलास्टिक हो गया, क्यों, वो कहाँ जाता, पत्थर भी तो इलास्टिक है, डायमंड इलास्टिक नहीं है, डायमंड सबसे ज्यादा इलास्टिक है, बहुत ज्यादा, ये भी इलास्टिक हो गया, फिर ये है सबसे ज्यादा लेकिन डायमंड है। तो उससे काम नहीं चलता ना सोसाइटी में, ये सब बोल के समझाने के लिए कर रखा वो सब। तो क्या समझे, जिसके अंदर चेंज इन लेंथ कम है वो उसकी डेटा वो सबसे ज्यादा इलास्टिक, सबसे ज्यादा। जैसे डायमंड लिया तुमने, मार दिया किसी का हथौड़ा मारा उस पे, इसके अंदर चेंज इन लेंथ आएगा, नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा इलास्टिक है।
लोहे की बॉल, जैसे लोहे की बॉल तुम यहाँ डालो, और इलास्टिक का मतलब पता क्या होता है कि सरफेस है, मान लो कोई ये जमीन है, यहाँ से वो छोटी लोहे की बॉल आती है ना, बंदूक वाली वो, तो वो ले लो, रबड़ की वैसी ले लो, यहाँ से छोड़ो, टप्पा पड़ के कौन ऊपर आएगा ज्यादा? रबड़ वाली नहीं लोहे वाली है। लोहे वाली आएगी, हाँ। क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है, और इलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस कम होता है। समझ गए ना बात को? समझ गए। इलास्टिक कोलिजन, मैंने वही करके भी देखा है। करके देखिए। इलास्टिक कोलिजन है, उसमें ये पढ़ा है ना कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस वैसे तो कुछ भी इलास्टिक नहीं होता, लेकिन ज्यादा इलास्टिक होगा, वो ज्यादा इलास्टिक होगा तो लॉस कम होगा उसमें। किसमें? लोहे की बॉल में। रबड़ की बॉल में सबसे ज्यादा लॉस होगा, इसलिए टप्पा पड़ के वो ज्यादा उछलेगी नहीं, इसीलिए इलास्टिक ऐसा बोला जाता है उसको। ठीक है, याद रखना है, ये सब पूछ लेते हैं। और ये क्या चीज है? एरिया, ये एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली में, क्योंकि इसका एरिया क्या देगा? सिग्मा इनटू स्ट्रेन, और वो क्या आता लगभग? एनर्जी डेंसिटी एरिया। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और बाकी का प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, क्योंकि फिर वापस नहीं आता। वापस नहीं। ठीक है, और क्या था इसमें बता देना? बस बस हो गया, खत्म कहानी। एक चीज और बची हुई है, नहीं सर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस नहीं बचा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस नहीं करा था सर। बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस है। हाँ, बल्क मॉडुलस के क्वेश्चन में क्या है? डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। बल्क मॉडुलस के सीधे पूछे कि बल्क मॉडुलस कितना है, वो तो कंप्रेशन कितना है जो भी है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन पे आया था बस पहली शिफ्ट में। तो हाँ, बल्क मॉडुलस, देखो ये भी एक मॉडुलस है यार। जैसे कि यंग मॉडुलस क्या है, वो किससे रिलेटेड है? वो कि किसी तार को खींचो दबाओ, हाँ, या और दूसरा कौन सा हो गया? शियर मॉडुलस, वो किससे रिलेटेड है? जब किसी को टेंजेंशियली धक्का मारो, हाँ, कितना टेढ़ा करो, कितने एंगल पे वो हो रहा है, टेढ़ा कर दो। हाँ, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड? वॉल्यूम से। ये है हाइड्रोस्टैटिक, मतलब ऐसा फोर्स से, देखो वो उसमें कैसा, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या लग रहा था फोर्स? नॉर्मली Normally, हाँ। एरिया परपेंडिकुलर, और इसमें शियर में एरिया के टेंजेंशियल। हाँ। इसमें लगता है पूरे बॉडी के चारों तरफ से बराबर, मतलब हर पॉइंट पे फोर्स लगता है। अब कौन लगाता फोर्स? इस पे कौन लगा रहा फोर्स? अभी एयर हवा लगा रही, चारों तरफ से लगा रही है। हाँ। हाँ वही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। प्रेशर, बस, हाँ, ये बल्क प्रेशर है फोर्स। कुछ भी बोलो, ठीक है। और पानी में डाल दिया तो तब भी लगेगा, पानी का लगेगा हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोलिक स्ट्रेस तो जो भी है, ये बॉडी मान लो, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ज्यादातर केस में पानी का ही लगता है, तो उसको हमने बोल दिया डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब अभी मान लो हवा में कुछ प्रेशर लग रहा था, तो इसका कुछ वॉल्यूम था, पानी में डाल दिया समुद्र के नीचे, तो वहां पे कुछ और प्रेशर होगा, दोनों प्रेशर का चेंज, नीचे जाके ज्यादा होगा ना, जैसे ही ज्यादा हो जाएगा प्रेशर तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, दब जाएगा ना वो। दब जाएगा। तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं? बी ले लो यार, क्या हो जाएगा? माइनस वी डेल्टा पी बाय, डेल्टा इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। ये क्या चीज है? कंप्रेशन, फ्लैक्शन, कंप्रेशन, ये हो गया स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल कंप्रेशन बोलो, कुछ भी बोलो, स्ट्रेन, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। माइनस इसलिए कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अब तुमको जैसे दे रखा है कि भाई समुद्र के नीचे डाल दिया है, बताओ कितनी हाइट पे होगा वो कोई बॉल कोई बॉडी, कि उसका बल्क मॉडुलस इतना है, उसके अंदर कंप्रेशन वो सब फ्रैक्शनल चीज़ें कंप्रेशन, कर देंगे। तो क्या करोगे बताओ?
समुद्र के अंदर बॉडी को रखा हुआ है और ये तुमको दोनों चीजें दे रखी, कैसे करोगे? तो रो जी डेल्टा पी की जगह पे क्या रखोगे? रो जी एच और एच अननोन होगा और इसको उधर ले जाएंगे। तो इनिशियल प्रेशर कुछ दे नहीं रखा तो जीरो ले लो। चलो PATM। और वैसे भी मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे बॉल थी, कितना प्रेशर था यहाँ? PATM। PATM। और नीचे बॉल होगी तो PATM प्लस रो जी एच, तो कटना ही है ना PATM। आई बात समझ में? तो इसमें और बताऊंगा, इसमें फ्लूइड में। ओके ठीक है, ये हो गया खत्म। इसकी यूनिट क्या है बताओ? बल्क मॉडल्स की यूनिट पर मीटर का प्रेशर की जरूरत कितनी है? कुछ भी नहीं होगी मीटर बस कुछ भी क्यों नहीं होगी? अच्छा भी तो अच्छा ठीक है सॉरी प्रेशर की जो यूनिट है वही तो होगी। जितने इसी ही में मॉडल, जोड़ गई। जितने ही मॉडल्स हैं ये बल्क मॉडल्स, शियर और यंग मॉडल्स, सबकी यूनिट सेम है। ठीक है, हो गया काम? करो क्वेश्चन करो, कल का करो। क्वेश्चन हाँ। इसका असाइनमेंट है कौन सा असाइनमेंट? इसका वो कर रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ मैं, जनवरी वाले।